हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, रोज़ की भांति पहले आप एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 21,391 पदों पर होनी है, जिसका एग्ज़ाम जो है 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा। उसके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, बड़ा ही खास सेशन है। जैसे आप जानते हैं कि इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है क्लास 10th लेवल पर आधारित होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। और देखिए, आज इस सेशन में हम लोग CSBC के द्वारा, या CSBC जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो CSBC के द्वारा अभी इसी साल 14 मई 2023 को जो पेपर लिया गया था, ये भी क्लास 10th लेवल पर ही आधारित था। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। क्लास 10th लेवल का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसका आपको आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाक से शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज ही मैंने आपको फुल मॉक टेस्ट कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार लगा लीजिए उस मॉक टेस्ट को। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें शामिल किए गए हैं। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से। फ्रेंड्स, सभी लोग अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके 360 पर कर लीजिए। आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, इसका कारण यह है कि यह इमेज है, यह PDF नहीं है, तो थोड़ा सा जूम करने पर यह धुंधला दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। और देखिए, आज जो हम लोग क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं, यह इसी साल पूछा गया है CSBC के द्वारा। CSBC के द्वारा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके द्वारा 14 मई 2023 को यह प्रश्न जो है पूछा गया है। सभी लोग एक बार फ्रेंड्स जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न ही गणित का प्रश्न है। देखिए, जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घट करके खुद का 80% हो जाती है। उस संख्या का 4/5 क्या होगा? तो देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए, संख्या जो है, जब किसी संख्या, इस संख्या को हम x मान लेते हैं, इसमें से 35 घटाया जाता है तो यह संख्या घट करके खुद का 80% हो जाती है। खुद का यह 80% हो जाती है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x - 35 इक्वल टू 8x/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये 350 हो जाएगा, -350 इक्वल टू, इधर देखिए कितना होगा, तो इधर जो है यहाँ पर आपका 8x हो जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8x इधर आएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो ये 2x बच जाएगा, और ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में 350 चला जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 350/2 हो जाएगा। 350/2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 350/2 होगा। अब कह रहा है कि उस संख्या का, ये संख्या कितना निकल गया, x जो हमने माना था 350/2। अब कह रहा है, याद रखिएगा, 350/2 हो गया। अब कह रहा है कि उस संख्या का 4/5 क्या है। तो 4/5 यहाँ पर देखिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये 70 हो गया, और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 70 दूना 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी एक बार सॉल्व करिए और मेरा आंसर अगर गलत है तो आप बता सकते हैं कि मैंने गलती किया है, मैं उसको सुधार लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा गणित मेरा कमज़ोर है तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिएगा। चलिए सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न जो है क्लास 10th लेवल पर आधारित है। 10th लेवल पर आधारित एग्जाम हुआ था 14 मई 2023 को, इसी साल लिया गया है, 3-4 महीने पहले। ठीक है, चलिए, एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना है। किस प्रकार का टोपी पहना हुआ है, तो यह शंकु आकार का टोपी है, इस तरह का यह टोपी है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 15 है। ठीक है, और इसका त्रिज्या 7 है। तो कह रहा है कि टोपी का आयतन क्या होगा, यानी कि शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, शंकु का आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई HR² होता है। अब यहाँ पर देखिए, 1/3 पाई का मान हम 22/60 यहाँ पर पुट कर लेंगे। h जो है यहाँ पर देखिए 15 है, और r जो है R² है, तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर।
देखिए एक सात से एक सात इधर का कैंसिल हो गया, 3 पचे 15 हो गया। अब देखिए 22 गुना 7 पचे 35, जब इसको आप गुना कर देंगे 22 गुना 35 को, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 770 हो जाएगा, 770 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, x प्लस 1/x, इस तरह से लिखा गया x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है। तो कह रहा है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिए। देखिए ये राइट हैंड साइड में 2 दिया गया, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 ही तो होता है, यानी कि x का वैल्यू 1 सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो भी तो ये 2 ही आंसर आएगा ना, इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आज वाला जो फुल मॉक टेस्ट मैंने कराया हुआ है, दिन में 1 बजे मैंने कराया था, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का 2023 का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कवर कराया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। हिंदी का मैंने आपको एक वीडियो कवर कराया हुआ था जिसमें आपको तरीका बताया था कि कहाँ से पढ़ना है, जिसमें गद और पद वाला सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। जैसे पूछा जाता है कि यह किसकी रचना है, यह रचना किस प्रकार की है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है या फिर क्या है, तो वो तरीका मैंने आपको बताया था। तो हिंदी वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। देखिए सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल पर चले जाइए, बिहार पुलिस वाला प्लेलिस्ट में ओपन करिए और सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। चलिए कह रहा है कि अगला प्रश्न चौथा है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है, उस मिश्रण में पानी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ईजिली बन जाएगा। कह रहा है कि पानी का इसमें मात्रा, पानी का मात्रा आपको निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए पानी का यहाँ पर क्या है, 1 दिया गया है, मिश्रण क्या है 3:1, यानी कि ये 4 हो जाएगा, और टोटल 20 लीटर है, तो 4 पचे 20 यानी कि 5 लीटर पानी का मिश्रण है, इसमें 5 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे मैंने आपको बता दिया, देखिए 3:1 में है, तो यानी कि यह टोटल 20 लीटर है, तो इसमें 5 लीटर अगर पानी है तो बचा 15 लीटर, तो देखिए 5 गुना 3 15, 5 20, यानी कि टोटल ये 20 लीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा दीजिए, जैसे मैंने बताया था 360 पर कर लीजिए, चूँकि ये इमेज है और जूम करने पर थोड़ा सा धुंधला हो जा रहा है। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया था, एग्जाम के पहले जब मैं प्रश्न कवर करवा रहा था उस समय भी मैंने ये करा था, और देखिए ये प्रश्न पूछ लिया गया था एग्जाम में, एकदम हूबहू प्रश्न पूछा गया था। साइंस के 3-4 प्रश्न मैंने करवाए थे, वो हूबहू पूछ लिया गया था। तो देखिए ये अवतल और उत्तल लेंस होता है। कौन सा, अवतल और उत्तल लेंस। देखिए सबको आंसर लाइव चैट में कमेंट करना है, मेरे प्यारे भाई बहन, सब लोग आंसर लाइव चैट में कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। कौन सा इसमें से जो है दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। ऑप्शन में दिए गया चालन, विखरना यानी कि स्कैटरिंग, संवहन और विकिरण। कौन सा भाग नहीं है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, तो ये आपका स्कैटरिंग हो जाएगा। विखरना जो है यह दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है। साइंस का प्रश्न है, एक समान त्वरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, बी कह रहा है एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और बी दोनों है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर फटाफट कमेंट करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है यह एक समान त्वरण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर देखिएगा कोई भी वस्तु तरल में तैरेगी या डूबेगी यह किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए, अगर वस्तु का डेंसिटी, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अगर कम है तो वस्तु तैरेगी। अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ द्रव्यमान दिया गया है, यहाँ भी द्रव्यमान है, यहाँ भी द्रव्यमान है, तो ये गलत है। वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 40 प्रत्येक प्रतिरोधी वाली 3 रेजिस्टेंसों को
एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से जो है इस तरह से जोड़ा गया है। थोड़ा सा इमेज भी मुझे बनाने नहीं आता है, तो ये देखिए इस तरह से जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, तो किन्हीं दो कोनों का मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक सबका जो है 4 ओम है, सबका 4 ओम है, तो एक तो सीरीज में हो जाता है, तो 4 + 4 = 8। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने अभी आपको बिहार पुलिस के लिए ही कराया हुआ था। और ये एक 8 ओम हो गया, और एक समानांतर में हो जाता है, एक समानांतर में हो जाता है, ठीक है, एक जो है समानांतर में हो जाता है। तो 1 समानांतर वाला क्या होगा, 1/8 हो जाएगा, और एक 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि ये 3/8 हो जाएगा। 1/r = है ये 3/8, तो r = कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ये उलट जाएगा तो 8/3 ओम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है। तो वैक्यूम तो खत्म हो गया, ठीक है। आपने पढ़ा भी कि ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर देखिएगा ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। चलिए आर्यों के मूल निवास कहाँ था। चूँकि इनके निवास स्थान के बारे में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन इनका मूल निवास जो था ये यूरोप था। ये यूरोप से मध्य एशिया है, फिर उस तरह से होते हुए भारत पहुँचे थे, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोप माइनर मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही ऑथेंटिक आंसर है, यूरोप माइनर, ठीक है। अगर डाउट है तो आप फर्दर आप इसको रीचेक कर लीजिए एक बार, लेकिन यूरोप माइनर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये आपको भी पता है। ऑप्शन में क्या है, दादा भाई नौरोजी दिया गया, पहला ही आंसर सही होगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइएगा कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के साथ हुई थी। नहीं, चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी, बिल्कुल तैयार थी। यही वाला जो है ये सही दिया गया है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो था वो मिला था प्रजापति को, ठीक है। प्रजापति राइट आंसर इसका हो जाएगा, प्रजापति। प्रजापति ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। समझिए कि आप पेपर दे रहे हैं, और सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार जल्दी से सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। चलिए तो ये आपका WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर देखिए व्योमेश यहाँ पर अंग्रेजी में सही लिखा गया है, हिंदी में क्या किया गया, उमेश चंद्र बनर्जी लिख दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, चूँकि अंग्रेजी में सही लिखा गया है, तो डी आंसर ही अंग्रेजी वाला ही मान्य होता है। क्लियर। 1885 में हुआ था बम्बई में, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुआ था, A.O. ह्यूम ने किया था। यहाँ पर देखिए A.O. ह्यूम दिया गया है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। सुमेलित, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, सही दिया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कर शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने, और पूरा किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और पूरा किया था इल्तुतमिश ने, सही है। हिसार ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। जमात खाना मस्जिद जो है ये बलवन ने नहीं स्थापित किया था। जमात खाना मस्जिद जो है इसकी स्थापना करवाया था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खान ने। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खान ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो खिज्र खान ने, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खान ने, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। या किसने कहा था, किसका स्टेटमेंट है कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। किसने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। ये प्रश्न हूबहू पूछ लिया गया था जो मैंने कराया था। तो 1815 के वाटरलू के बाद, ठीक है, 1815 के वाटरलू के युद्ध के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर इसको निर्वासित कर दिया गया था, जहां 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए अंग्रेजी का प्रश्न है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि उल्टा शब्द बताना है फ्रीक्वेंट का। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर होता है, और ओकेजनल का कभी कभी होता है, ठीक है, यदा कदा। ओकेजनल इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, टेम्परामेंट इसमें दिया गया है। टेम्परामेंट सही का कौन सा है, टेम्परामेंट का स्पेलिंग इसमें सही कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए, सभी लोग सोच समझ करके इसका आंसर कमेंट करिए। टेम्परामेंट जो होता है TEMPERAMENT, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ TEMPERAMENT, यह है टेम्परामेंट, ठीक है, टेम्परामेंट ऐसे लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, प्रीपोजिशन फिल करना है। यहाँ पर नथिंग कैन डेटर हिम, खाली स्थान दिया गया, परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ, ठीक है, नथिंग कैन डेटर हिम परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ। बताइए, नथिंग कैन डेटर हिम, फ्रॉम होगा यहाँ, फ्रॉम परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड, खाली स्थान दिया गया है, द सजेशन ही मेड। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड, खाली स्थान दिया गया है, द सजेशन ही मेड। तो मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड फ्रॉम द सजेशन ही मेड, फ्रॉम यहाँ पर भी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव और हाइड द आइडेंटिटी, ठीक है, चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव और हाइड द आइडेंटिटी। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक शब्द इसके लिए बताना है। तो इसको कहते हैं डिस्ग्यूज, डिस्ग्यूज कहते हैं, ठीक है, पहचान छुपाना। क्लियर। चलिए इसके बाद पैसिव में इसको बदलना है। करेक्ट, लुक दे हैव पेंटेड द डोर, इसका पैसिव बनाइए, लुक दे हैव पेंटेड द डोर। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसका होगा लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर बनाएंगे लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड बाई देम, ये भी सही है, बाई देम भी जोड़िएगा तो भी सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड, इतना भी सही है, या फिर लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड बाई देम, ये भी सही है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। किसका, तो एस्टिमेट का, एस्टिमेट का बताना है। चलिए बताइएगा एस्टिमेट का इसमें से कौन सा सिनोनिम है। तो ये आपका एसएस हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ASSESS, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, क्या है, यह इडियम है, ठीक है। करेक्ट कि चाइल्ड्स प्ले, मतलब समझ में ही आ गया आपका, बच्चों का खेल। तो क्या कोई चीज़ आसान है, बच्चों का खेल बोलते हैं ना कि यार ये बच्चों का खेल है। तो समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, ऑप्शन बी। सच में ये प्रश्न भी बच्चों का खेल ही था। थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगा करके बना दीजिएगा। चलिए निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। हिंदी का क्वेश्चन है, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बताइए लक्षण ग्रंथ इनमें से किसने नहीं लिखा है। तो देखिए इनमें से लिखा नहीं है किसने, तो बिहारी लाल ने नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखिए बिहारी दिया गया, बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें से फुर्तीला सही कौन सा लिखा गया है। चलिए बताइएगा, थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए। चलिए बताइएगा इसमें से फुर्तीला कौन सा सही लिखा गया है। तो फुर्तीला जो है इसमें से सही लिखा गया आपका, फुर्तीला इस तरह से सही लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से फुर्तीला जो लिखा जाता है, फुर्तीला, फुर्तीला इस तरह से सही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये पढ़ करके आपको अरेंज करना है।
देखिए इसको किस प्रकार से अरेंज करेंगे, तो 1 नंबर पर तो ये दिया गया है और 6 नंबर पर यानी कि पहला सेंटेंस ये होगा और आखिरी सेंटेंस ये होगा। अब इसको एक मीनिंगफुल में अरेंज करना है, ठीक है, अर्थपूर्ण बन जाइए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपको यहाँ पर समझने में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो होगा यहाँ पर व, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी हो जाएगा व, र, ल और य। अब यहाँ पर देखिए, अब ये इसको आसानी से आप बनाइएगा, य है ये। मरुभूमि राजस्थान के प्रत्येक स्थली पर वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, जहाँ की देवियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए, जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर शत्रुओं का मान मर्दन किया। ये बिल्कुल अरेंज मैंने किया है, मीनिंगफुल बना दिया है मैंने इसको, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व र ल य, व र ल य ऑप्शन डी में दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा और पूछा गया था, आगे मिलेगा आपको। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है इसमें से कौन सा, तो रात्रि का यामिनी है, रजनी है, निशा है, ठीक है, सजनी नहीं है, सजनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए, देखिए 31 नंबर पढ़िएगा कि सर्वज्ञ, उसके लिए आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। सर्वज्ञ किसको कहा जाता है, सर्वज्ञ इस तरह से लिखा गया है सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ इसको कहा जाता है जो सब विषय में जानकारी रखता हो, जिससे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो उसको सर्वव्यापक कहा जाता है, जो सब जगह व्याप्त हो उसको सर्वव्यापक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। ये पार्थिव शब्द दिया गया है और पूछा गया इसके लिए उपयुक्त कौन सा है। जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको पार्थिव कहा जाता है। उसके बाद देखिए विपर्यार्थक शब्द बताना है अनुराग का। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, अनुराग का विराग होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताइए, जो अच्छा बोलता हो उसको क्या कहेंगे। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि और आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ बताइए, जो अच्छा बोलता हो उसको सुवक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, उसको सुवक्ता बोला जाता है। देखिए अब ये भी उसी तरह का है, पहला सेंटेंस ये है और आखिरी सेंटेंस ये है। अब आपको यहाँ पर मीनिंगफुल यहाँ पर आपको बनाना है। चलिए कोशिश करिए एक बार, कोशिश करिए एक बार। देखिए कभी कभी तय करना, कभी कभी तय करना यह कठिन हो जाता है, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना है या यह राजा सम्राटों की युद्धों और सारी यात्रा आदि सब से शुरू होकर के किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। तो बिल्कुल मैंने आपको अरेंज में बताया है र य ल व, ठीक है। इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि देखिए इसमें र ऑप्शन से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। कभी कभी यह तय करना कठिन हो जाता है, तो र जैसे ही आप पढ़ेंगे देखिए र स्टार्टिंग में सिर्फ यहीं पर है, इसीलिए ऑप्शन बी जल्दी से आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर ले। अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न देखिएगा कि द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु है। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो प्रश्न में अंडाणु ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यह सबसे लंबी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे यहाँ पर लंबी पूछा गया है तो लंबी हो जाता आपका तंत्रिका कोशिका, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से आंसर अंडाणु होना चाहिए। अंडाणु ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर तंत्रिका कोशिका पर टिक लगाएंगे। जो मैंने बता दिया उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि वायु जनित रोग इनमें से कौन सा है, तपेदिक, डिफ्थीरिया, निमोनिया या फिर सभी, कौन सा इसमें से वायुजनित रोग है। तो देखिए इसमें से सभी के सभी जो हैं ये वायुजनित रोग हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानो या न मानो, मानो या न मानो आपके नाखून, बाल, त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं या जानवरों के खुरों और सींग में भी होते हैं। खुर और सींग यहाँ पर कट गया है, खुर और सींग में भी होते हैं। यह एक प्रोटीन है जिससे कहते हैं। तो हमारा नाखून, बाल, त्वचा और जो जंतु हैं, जानवर हैं, उनके सींग और खुर
ये किरेटिन के बने होते हैं। किसके? किरेटिन के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? अवशेषी अंग जिनका व्यक्ति कम उपयोग करता है और उनकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अपेंडिक्स जो है ये अवशेषी अंग है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ईयर मसल्स जो है, कान की मांसपेशी, ये भी अवशेषी अंग ही है हमारे शरीर की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर प्रश्न करेंगे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आसान पूछ लिया गया है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में थकान जो होती है लैक्टिक एसिड के कारण होती है। आपको भी पता है लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है। देखिए वनस्पति विज्ञान का एक मैंने थ्योरेटिकल चैप्टर कराया हुआ है, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो ये सब प्रश्न आप बना देंगे। देख लीजिएगा भाई, प्रश्न 2-3 पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान से। ठीक है, तो यह आपका कोलेनकाइमा हो जाएगा। कौन सा? कोलेनकाइमा जो है यह जीवित सरल ऊतक है जो पौधों को बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके कारण प्रदान की जाती है? किसके द्वारा प्रदान की जाती है? पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये एकदम हूबहू लूसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक, देखिए ये तीनों जंतु विज्ञान से ही पूछे गए, वनस्पति विज्ञान से। वनस्पति विज्ञान से, जंतु विज्ञान का अलग टॉपिक है, वनस्पति विज्ञान के ये तीनों प्रश्न आपको लाइन से मिल गया। कौन सा ऊतक पौधे के तनों का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? तो ये लेटरल मेरिस्टेम है, यानी कि पार्श्व प्रविभाजी। ठीक है, पार्श्व प्रविभाजी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, चूंकि हमने 43 किया था, गलती से मैंने 42 बोल दिया था आपको। 43 के बाद 44 है कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह विधि जो है, यह विधि वाष्पीकरण भी है और क्रिस्टलीकरण भी है। ठीक है, इवोपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण, ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट किसमें से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए तरीका आपको पता है, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दीजिए, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को। तो देखिए 59 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये 33 बचेगा। यहाँ पर देखिएगा 61 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये 32 बचेगा। यहाँ देखिए 60 में से 30 गया, 30 बचा। 61 में से 30 गया, 31 बचा। तो किसमें न्यूट्रॉन अधिक है? तो ऑप्शन ए में। क्लियर? चलिए बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? बताइए, बुलेट प्रूफ स्क्रीन में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए और एक बार प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके, यह मेरा हमेशा से प्रयास रहता है। चलिए तो ये आपका कौन सा कांच हो जाएगा? रीइंफोर्स्ड कांच हो जाएगा। रीइंफोर्स्ड कांच यानी कि प्रबलित ग्लास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कि एक तत्व X है, उसका परमाणु क्रमांक 16 है। अच्छा, परमाणु क्रमांक 16 किसका होता है पहले आप बता दीजिए। तो ये सल्फर का 16 होता है। सल्फर का 16 होता है। तो अब बताइए कि सल्फर क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, क्या है? तो यह एक अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है, अधातु है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर करेंगे। देखिए 48 नंबर प्रश्न खड़ा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए यह कौन सी तकनीक है? तो फ्रेंड्स यह तकनीक जो है इसका नाम है, कौन सा तकनीक बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक घोल में 405 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता आपसे पूछा जा रहा है। तो घोल की सांद्रता मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट है ये और ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मास ऑफ
यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट 50 है। ठीक है, सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट यहाँ पर 450 है। तो 450 प्लस 50 कर दीजिए, तो ये 500 हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो घोल की सांद्रता पूछ रहा है, तो 50/500, ये 500 हो जाएगा गुना 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दहियाँ 10, 50 हो जाएगा, यानी कि 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, बताइए, एक अकार्बनिक उर्वरक, एक विषैला पदार्थ, एक जैविक जैव उर्वरक, एक कृत्रिम उर्वरक। बताइए वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स यह एक ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। वनस्पति विज्ञान में पौधे का अध्ययन होता है, तो कीट विज्ञान में किसका होगा, तो यहाँ पर कीड़ा दिया गया है, सीधे से बात है। यहाँ पर देखिए एंटोमोलॉजी, अंग्रेजी में भी लिखा गया है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 8 मित्र हैं, LMPQRST भी, और क्या हुए हैं कि ये केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त पर बैठे हुए, यानी कि ये वृत्त हो गया। 8 फ्रेंड है, मैं पहले से ही 8 आपको बना देता हूँ। ठीक है, चलिए 8 दोस्त हो गए, केंद्र की ओर, सेंटर की ओर मुंह करके सब लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं सब लोग। ठीक है, अब प्रश्न को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कह रहा है यहाँ से कि LM के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। L जो है, L ये मान लीजिए यहाँ पर M बैठा हुआ है, L जो है M के दाएं तीसरे नंबर पर, तो दाएं इस साइड होगा 1 2 3, यहाँ की यहाँ पर L बैठा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि LP के बाएं दूसरे स्थान पर है। LP के बाएं, L अब P का बाएं इधर होगा, क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह है, तो LP के बाएं दूसरे नंबर पर है। ठीक है, देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ तक। R और S एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, R और S जो हैं ये एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, R और S बिल्कुल अगल बगल में बैठे हुए हैं, ये भी हो गया। और इनमें से कोई भी L का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि R और S आपस बैठे हुए हैं लेकिन L के पास नहीं बैठे हुए। तो देखिए L के पास ये बिल्कुल नहीं बैठे हैं, चूँकि L यहाँ पर है। उसके बाद कह रहा है Q T के दाएँ दूसरे तरफ है। Q जो है यहाँ पर बैठा हुआ है और T मान लीजिए यहाँ पर है, T के दाएँ दूसरे ओर है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि VS के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब ये बचा V, और देखिए सेटिस्फाइड ऑलरेडी हो गया, S के दाएं दूसरे स्थान पर है, हो गया ना सेटिस्फाइड। तो इस तरह से दिमाग अस्थिर करके आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि V के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, V के बाएं तीसरे स्थान पर, बाएं इधर आएगा बाएं, तो 1 2 3 तीसरा स्थान पर R बैठा हुआ है ना, आसान हो गया ना, R बैठा हुआ है, देख लीजिए 1 2 3 तीसरा स्थान पर बाएं R बैठा हुआ है, R होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ज्ञात करिए कि निम्नलिखित कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में संलग्न अक्षरों का मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या क्रमिक सम संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और मानिए यहाँ Z है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सम संख्या 2 का, तो फिर यहाँ पर A छूट गया। ठीक है, यहाँ पर छोड़ दीजिए, तो अब 2 के बाद 4 होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गया, मतलब ये। अब फिर इसको छोड़िए और यहाँ पर अब 4 के बाद ये आपका 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हो गया। फिर P को छोड़ दीजिए, 6 के बाद अब 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बच गया यहाँ पर Y, तो यहीं बन रहा है A D I और Y P Y, A D I P और Y, A D I P Y, ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है कि 6 दोस्त फिर से सर्किल पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 6 दोस्त हैं। ठीक है, 1 2 3 4, अभी 4 ही मैं बना लेता हूँ, और एक यहाँ पर, चलिए 5वां मैंने बना लिया, और एक यहाँ पर मैं 6ठा बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि 6 दोस्त जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दीपा, प्रकाश और पंकज, दीपा जो है यहाँ पर देखिए, दीपा ये प्रकाश और पंकज के बीच में बैठी हुई है। मान लीजिए ये दीपा कोई लड़की है, कह रहा है कि यह पंकज और प्रकाश के बीच में बैठे हुए, प्रकाश और पंकज के बीच में बैठे हुए, यहाँ पर पंकज है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि प्रीति, मुकेश और
ललित के बीच में है। प्रीति जो है, प्रीति यहाँ पर मान लीजिए ये प्रीति है, प्रीति कह रहा है कि मुकेश और ललित के बीच में है। ठीक है, अब आगे एक स्टेप पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रीति जो है या मुकेश और ललित के बीच में बैठे हुए हैं, मुकेश और ललित के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, और प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, मुकेश को हमको यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि मुकेश और प्रकाश एक दूसरे के देखिए विपरीत बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ललित आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 फ्रेंड हो गए पूरे। अब कह रहा है कि प्रकाश के दाएं ओर कौन बैठा हो, तो प्रकाश के दाएं ललित बैठा हुआ है, प्रकाश के दाएं, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ललित होगा इसका राइट आंसर। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए 55 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो चूंकि अमरावती होनी थी, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने विशाखापट्टनम को राजधानी घोषित किया। विशाखापट्टनम होगा। ये प्रश्न करंट अफेयर्स का है। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है। तो देखिए लाडली बहना तो आपको याद है ना, कहाँ की योजना, जरा कमेंट करिए। करंट वाला में मैंने कराया था। बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए जो है जीविका योजना चलाया है, और बिहार में यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है जीविका योजना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस भारतीय निशानबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कौन है फ्रेंड्स। करंट वाला क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा, जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कराए हैं, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये सरबजोत सिंह है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने करा दिया था। 75वें गणतंत्र दिवस, अब ये यहाँ पर सुधार करिएगा, ये 75वां नहीं था, इस साल ये 74वां गणतंत्र दिवस था। 75वां 2024 में मनाया जाएगा। ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो ये उत्तराखंड की झांकी को, और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 59 करेंगे। चलिए 59 नंबर देखिएगा कि हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ये प्रश्न मैंने करा दिया आपको, आंसर जल्दी बता दीजिए। नरेंद्र कापानी ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग कितने समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग कितने समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम विल प्रोड्यूस एनर्जी इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 4.5 टन उच्च ग्रेनेड कोयला के बराबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है, चलिए बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ईंधन नाभिक में स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग 61 के बाद 62 नंबर। देखिए 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। तो यह अस्पताल कौन सा है, करंट का प्रश्न है, अभी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर इसी साल हुआ है। तो ये एम्स दिल्ली है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया। डिजिटल नियम में बदलाव के कारण, तो यह कंपनी याहू कंपनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। ओलंपिक ज्वाला जो है यह किसका प्रतीक है, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह आंसर जो है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। ठीक है, कंटिन्यूटी बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न गेम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो राइट आंसर इसमें से देखिए लीला सेठ हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये फातिमा बीबी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 66 नंबर। देखिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग लाइव सेशन के बाद वीडियो देखेंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग अभी कमेंट कर दीजिएगा। एक प्रश्न आपके लिए मैं रखता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन सोच समझ करके आप सही आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। इनमें से किनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो आपको पता है बिस्मिल्लाह खान को तो दिया जा चुका है, लता मंगेशकर को भी दिया गया है, और सत्यजीत राय को भी दिया गया है। राज कपूर को नहीं दिया गया। राज कपूर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका।
तो गूगल ने जो प्रोग्राम शुरू किया है बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए, वो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, देखिए यह 3 स्तरीय संगठन है, सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, सही है। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं की देखरेख करती है, सही है। और रॉ और आईबी जो है ये एनएससी यानी कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करते हैं, ये गलत दिया गया है। रॉ और आईबी जो है ये होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही जो है सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर ले, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 69 कर लेंगे, 69 नंबर। देखिए 69 नंबर है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह चट्टान जो है यह कौन सा आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। चलिए इसी का आंसर मैं आपसे पूछने वाला था। चलिए बताइएगा कि किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए और अपना स्कोर इसके साथ ज़रूर बताइएगा। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंों का घाटी के नाम से जाना जाता है। 10,000 धुआंों की घाटी के नाम से कौन सा ज्वालामुखी जाना जाता है। चलिए बताइएगा। तो यह कटमई ज्वालामुखी है जो अमेरिका में पड़ती है, मैक्सिको में। यहाँ पर देखिएगा कोटोपैक्सी और चिम्बरोजी, यह इक्वाडोर में है। ठीक है, दोनों। एटना, माउंट एटना इटली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 72 नंबर। देखिए 72 नंबर कह रहा है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट पूछा गया, अगर मेटल पूछता तब एल्युमिनियम होता, तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन होगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। तो ये आपका ज्वालामुखी गतिविधि हो जाएगा, वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता सही है। समुद्र भूमध्यरेखीय क्षेत्र में गर्म महासागर। बताइए कौन सा इसमें से सही जो है, इसमें से विशेषता सही दिया गया है। समुद्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्म महासागर, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम गर्म महासागर, महाद्वीपीय ध्रुवीय क्षेत्र में नम महासागर। बताइए। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है समुद्री भूमध्यरेखीय क्षेत्र में गर्म महासागर, ये सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 75 नंबर। देखिए 75 नंबर है कि निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। बताइए कौन सी नदी है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। तो ये गोरी गंगा है। कौन सी नदी, गोरी गंगा जो है यह मिलाम हिमनद से, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद देखिए एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है। तो एस आकार का मैंने बताया था आपको कि एस आकार जो है यह अटलांटिक महासागर का है। किसका है, अटलांटिक महासागर का। यहाँ पर देखिए मध्य अटलांटिक कटक दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु, तो लोकसभा के लिए आपका और विधानसभा के लिए 25 साल होता है, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 साल होता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे आप। देखिए 78 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है। बताइएगा, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए मेरे भाई बहन, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आपको पता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं जो हैं किसके नाम के अंतर्गत किए जाते हैं। तो ये आपको पता है, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए कार्यकारी प्रमुख होता है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या पूछा गया है, ये सब मैंने आपको बिहार स्पेशल वाला वीडियो में करा दिया था। 2 ही बिहार स्पेशल का वीडियो मैंने कराया हुआ है और 2 ही में से ये सारा प्रश्न देख रहे हैं ना, पूछा गया है। तो 2 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 10 वीडियो से अच्छा 2 ही वीडियो लगभग 50 मिनट के आसपास का होगा, दोनों मिला करके देख लीजिएगा, 40 राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, 81 नंबर कर लेंगे अब। देखिए 81 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली। संघीय प्रणाली मैंने आपको बताया था, संघीय और संसदीय। ठीक है, संसदीय तो ब्रिटेन से लिया गया है और संघीय लिया गया है कहाँ से, तो ये कनाडा से लिया गया है। चलिए सभी लोगों का राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि छठी अनुसूची के बारे में मैं चिल्ला करके बोलता हूँ कि छठी अनुसूची बार बार पूछा जाता है। देखिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो बताइए कौन से ये राज्य हैं 4, जल्दी से बताइए। तो ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान में संयुक्त सूची, अंग्रेजी में देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा द कनकरेंट लिस्ट, ठीक है, किसके संविधान से ली गई है। संयुक्त सूची, समवर्ती सूची की बात की जा रही है, तो इजीली आपको अब याद आ गया, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए 84 नंबर का रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ना है, केंद्र शासित प्रदेश को नहीं जोड़ना है, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके पर अधिकार क्षेत्र है। कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है, एक से अधिक राज्य पर, यानी एक से अधिक राज्य के लिए उच्च न्यायालय। तो ये मात्र कितने उच्च न्यायालय हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए ये गुवाहाटी है, बम्बई हाई कोर्ट है और पंजाब का है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, तो ये मात्र 3 हैं केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने वाले अधिकार भारत के संविधान के किसके अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार। ठीक है, तो ये आपको पता है आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत यह स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है किस अनुच्छेद में, चलिए जरा बताइए सभी लोग कमेंट करके आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपका अनुच्छेद 21 है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय आय समान है, राष्ट्रीय आय समान है, तो राष्ट्रीय आय समान है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 88 नंबर। देखिए 88 नंबर का रहा है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना संविधान के निर्माण के लिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए, 1948 की औद्योगिक नीति के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1948 की औद्योगिक नीति के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे देश में, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति होता है किस प्रकार के कर से। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, बताइएगा। तो ये एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होता है, यानी कि उत्पाद शुल्क से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि व्हाट इज मींट बाय पब्लिक गुड्स, यानी कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है, चलिए जरा बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर कर लेंगे। देखिए 91 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक घटक नहीं है। इसमें से कौन सा HDI का घटक नहीं है, चलिए बताइएगा। तो देखिए इसमें से घटक नहीं होगा आपका कौन सा, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि स्वास्थ्य और पोषण नहीं है, ध्यान रखिएगा। डाउट है तो आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी अगर आपको डाउट है तो। चलिए उसके बाद देखिए भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो यह एक प्रकार की मिक्स्ड जो है बैंकिंग है, यानी कि मिश्रित बैंकिंग हो जाएगा, मिक्स्ड बैंकिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है, तो ये आपका इसमें से हो जाएगा प्राइस फ्लोर। ठीक है, प्राइस फ्लोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राइस फ्लोर। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे अब। चलिए देखिए 94 नंबर है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है।
गैर योजना व्यय के अंतर्गत। अब ये यूपीएससी लेवल का प्रश्न है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। बिहार पुलिस है, बोलता है 10th लेवल और पूछ लेता है कहीं से भी। तो देखिए इसमें से आपका सारा हो जाएगा रक्षा व्यय, भुगतान, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन और सब्सिडी। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए 5% ब्याज की दर से निवेश की गई राशि उसके मूल्य के 50% की वृद्धि करने में कितना देर लगेगा। मान लीजिए आप 100 है अभी, यह आपका क्या मूलधन, और 50% यानी कि 150 हो जाएगा। ये ब्याज का अंतर कितना मतलब ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज 50 हो गया, मूलधन 100 है, टाइम n मान लीजिए, यहाँ दर दिया गया है रेट 5% बटा 100 कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 50/5, ये 5 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 96 नंबर का है कि पी और क्यू का औसत मासिक आय जो है ये 5,050 रुपया है। पी और क्यू का अब यहाँ पर मासिक आय औसत है, तो ये दोगुना हो जाएगा, मतलब 5,050 गुना हम लोग इसको 2 कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्यू और आर का दिया गया है, तो कितना है क्यू और आर का, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो क्यू और आर का 6250 दिया गया है, इसको 2 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पी और आर का जो है कितना दिया गया है, तो 5200 दिया गया है, फिर इसको हम दोगुना कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे जब सबको, तो यानी कि P प्लस यहाँ पर सब 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इन सबको पहले गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको गुना करके पहले जोड़ लीजिएगा, मैंने जोड़ लिया है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये 33,000 आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा। यहाँ बटा 2 है तो ये नीचे 2 जाएगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33,000/2 यानी कि 16,500 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि P का मासिक वेतन, तो P का निकालने के लिए हमको क्यू आर में से घटा देना है। तो क्यू आर का यहाँ पर मैंने बताया था, क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना होगा, तो ये दुगुना होगा, 6250 गुना 2, तो 6200 कितना हो जाएगा, 6250 और 6250, ठीक है। जोड़ लीजिए, 0 0 5 5 10 2 2 4 1 5 6 6 12 यानी कि 1250, ठीक है। घटा दीजिएगा तो 1250 और 1650 यानी कि 4000 हो जाएगा घटाने पर। तो 4000 जो होगा ये आपका पी का हो जाएगा मासिक आय, तो 4000 हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 9 है और उसका गुणनफल 14 है। योगफल 9 है तो देखिए 6 2 4 6 4 10 नहीं, 5 3 8 1 9 सही है, लेकिन गुणनफल जो है यहाँ पर देखिए हो रहा है क्या, 24 नहीं हो रहा है। इसका 5 गुना 1 हो जाएगा 5 या 15, ये वाला होगा। देखिए 3 2 5 4 9 और 3 दूना 6, ठीक है, और चौका 24, ये वाला जो है ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचा, 20% का लाभ होता है। 3150 रुपये में बेचने पर क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर आसान है, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। यहाँ पर सीपी मैं निकाल के बता देता हूँ, सीपी मैं सीधे बता देता हूँ कितना आएगा। तो सीपी 3000 रुपये आ जाएगा। अब 3000 रुपये जब सीपी आ गया तो 3150 में बेच रहा है, यानी कि इसको 150 रुपये का लाभ हुआ। तो आपको उसमें लाभ कितना प्रतिशत में बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा सीपी 3000 गुना 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 5 15 यानी कि 5% राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ से सीपी निकाल लेना है, जो कि बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पर पुट करके आप निकाल लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर है, लास्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है फिट नहीं हो रहा है इस पैटर्न में, कौन से इसमें से पैटर्न में फिट नहीं हो रहा है, मिस फिट है। देखिए कैसे करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 56 7 गुना 8 यानी कि 8 7 56 हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये बढ़ रहा है, अब ये 8 गुना 9 हो जाएगा 72। फिर अभी क्या होगा, 9 गुना 10 हो जाएगा, 9 गुना 10 90, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 गुना 11 हो जाएगा 110, ठीक है। अब ये 11 गुना 12 हो जाएगा इक्वल टू 132। अब ये 12 गुना 13 हो जाएगा, जो कि 12 गुना 13 कितना होना चाहिए, 3 गुना 6 156 होना चाहिए, और दिया कितना गया 154, यही मिसफिट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 154 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, और सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं सीधे आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।